जैसे जैसे बेटे की उम्र बढ़ रही थी मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे बेटे के अंदर बहुत बड़ी कमी थी जो मैंने जमाने से छुपा रखी थी। लोग मुझे बेटे की कमाई खाने वाला कह रहे थे, क्योंकि मैं उसकी शादी नहीं कर रही थी। जब मैंने अपने बेटे की शादी एक बहुत गरीब लड़की से की और उसे हर वक्त अपने साथ रखती ताकि उसे बेटे का राज न पता चल जाए। एक दिन इमरजेंसी मुझे गांव जाना पड़ गया, लेकिन मैं बहू की टेंशन में 2 दिन में वापस आ गई। लेकिन जैसे ही वापस आई तो बहू ने खुशखबरी सुना दी कि वो हामला है। ये सुनते मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये नामुमकिन था। मैं उसे अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनते कदमों तले से जमीन निकल गई कि बहू हामला नहीं थी, बल्कि वो तो मेरा नाम फरहाना है। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। मेरी शादी कम उम्री में ही हो गई थी। मेरा एक बेटा है जो बहुत खूबसूरत है, मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा है। आए अपनी जिंदगी के कुछ वाकयात आपसे शेयर करती हूँ। मेरे बेटे ने अपने बाप से कहा था कि आप मेरे बाप हैं, मगर मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं। मैं आपके पास नहीं रहना चाहता, मैं अपनी माँ के पास रहूँगा। मैं अपने शौहर के रवैये से बहुत परेशान रहने लगी थी, इसीलिए अलग होने का फैसला कर लिया था। उस वक्त मेरा बेटा 25 साल का था। वो भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था। वो भी जानता था कि उसका बाप रोज शराब पी के उसकी माँ को मारता है और उसे रोजाना कहता है कि वो इसकी जिंदगी में मनहूसत लेकर आई है। मुझे बार बार मनहूस कहता कहता कि तुम जब से आई हो मेरी जिंदगी से सब कुछ चला गया। मुझे कहता तुम मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे बाप के पास इतना कुछ था कि मैं सुकून से उसके घर अपनी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन अपने बेटे के लिए अपने शौहर को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में ये महरूमी आए कि वो बाप की कमी महसूस करे जो मेरी जिंदगी में भी थी। मेरे वालिद ने मेरी माँ को तलाक दे के दूसरी शादी अपने कजन से कर ली थी। मैं इसीलिए अपने वालिद से दूर हो गई थी। उनकी दूसरी बीवी से कोई औलाद नहीं थी। मेरे वालिद मेरी कमी महसूस करते थे, लेकिन मैं कभी उनके सीने से लग के ये ना कहती कि अब्बा मैं परेशान हूँ, आप मुझे याद आते हैं। लेकिन आज मेरे बेटे ने सब कुछ अपने वालिद से कह के मुझे इस मुसीबत से निकाल लिया था। वो खुद अब यहाँ नहीं रुकना चाहता था। उस दिन मैं हमेशा के लिए अपने बाप के घर आ गई। अमेरिका का माहौल और पाकिस्तान का माहौल बहुत फर्क था। मुझे लगता मेरा बेटा यहाँ एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं शायद गलत थी। वो आजकल का लड़का था। आजकल की नस्ल हमारे निस्बत ज्यादा समझदार और बहादुर हैं। मेरे वालिद मुझे गले लगाने को आगे बढ़े, लेकिन मेरा बेगाना लहजा उनको लम्हों में बता गया कि उम्र भर की वो तकलीफ जो मैंने उनसे दूरी के बाद सही थी वो कम नहीं हुई। उनसे मिलने, सीने से लगाने की आरजू, सब कुछ खत्म हो गया था। वो पैसे के लिए अपनी बेटी को भूल गए थे और उनके लिए सब कुछ उनकी दूसरी बीवी थी, जिसकी ख्वाहिश पर उनके निकम्मे शराबी भतीजे से 17 साल की उम्र में ब्याह दिया था। जब मुझे उनकी जरूरत थी तो वो कहीं नहीं थे। अब मैं उन्हें क्या कहती जिस मोहब्बत के हसूल में वो बेटी के लिए दिन रात एक किए हुए थे, और वो 15 साल अमेरिका में गुजार कर इसी मुआशरे का एक हिस्सा बन चुकी थी। यहाँ पर वालिदैन बच्चों को थप्पड़ भी मारे तो औलाद उन पर केस कर देती है। मैंने अलग से अपना घर लिया और वहाँ शिफ्ट हो गई। मुझे अपनी सुतेली माँ की सूरत रोज रोज बर्दाश्त नहीं थी। वक्त पर लगाए उड़ रहा था। मेरा बेटा यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर चुका था और अब अपना कारोबार सेट कर रहा था। मेरे बेटे को अपने नाना से बहुत मोहब्बत थी और रोज ही वो उनसे मिलने जाता, उनके साथ वक्त गुजारता। अब्बा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। वो मुझे अक्सर कहता कि नाना के पास जाया करें, वो आपको याद करते हैं। इन्हीं दिनों मेरे बेटे पे क़यामत गुजर गई। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और तभी मुझे इस कमी का पता चला, जिससे मैंने सबसे छुपाने का फैसला कर लिया। अपने बेटे को भी ये बात न बताई। मेरे लिए यही बहुत था कि वो जिंदा था और मेरे सामने था। मैं उसे घर से जाने न देती। मेरे लिए तो जीने की वजह मेरा बेटा ही था। मैं तो इसे देख देख के जीती थी। अब्बा भी इतने दिन मेरे पास रहे, उन्हें भी मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। मैंने इन दिनों अपने बाप को मेरी औलाद के लिए रोते देखा तो एहसास हुआ कि अपनी औलाद की औलाद
औलाद से भी प्यारी होती है। मेरे अब्बा ने इन दिनों पैसा पानी की तरह बहाया कि उनका नवासा बच जाए। मेरा बेटा ज़की मेरे लिए सबसे कीमती था। अपने बेटे का अच्छे से अच्छा इलाज करवाया। वो अब चलने फिरने के काबिल था, खुद से खाना भी खा लेता था, लेकिन एक कमी ने उसकी शख्सियत तबाह कर दी थी। मेरा बेटा कुछ बेहतर हुआ तो मेरे वालिद बिस्तर पर पड़ गए। दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं अब उनके पास बैठी रोती रहती। एक दिन बाजू फैलाए और कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, जिंदगी की दौड़ में तुझे भूल गया, लेकिन सब कुछ तेरे लिए ही करता रहा। लेकिन मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ कि तुझे ही ना बता सका कि तू मेरे लिए कितनी कीमती है। मैं अपने बाप के गले लगकर देर तक रोती रही। उस रात हम बाप बेटी ने सारी रात बातें की। वो मुझसे मेरे बचपन के किस्से कहते रहे। सुबह के वक्त मेरी आंख लग गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं पलक झपकना भूल गई। मेरा हाथ मेरे बाप के हाथ में था, लेकिन कब जब जिंदगी ने उनसे हाथ छुड़ा लिया था, वो हमेशा के लिए मुझे रोने के लिए छोड़ गए थे। मेरे लिए ये कैसा बड़ा सदमा था, ये एक बेटी ही समझ सकती है। लेकिन हम इंसान कितने खुदगर्ज होते हैं, जीते जी रिश्तों की कदर नहीं करते और मरने के बाद अच्छाई याद करके रोते रहते हैं। इस रात जब हम बाप बेटी ने बहुत सी बातें की, इनमें से एक बात ये भी थी कि अब्बा अपनी दोस्त की पोती से ज़की की शादी करना चाहते थे, जो गांव में रहते थे। अब्बा को वो लड़की और अपने दोस्त बहुत अजीज थे। इन लोगों की बहुत तारीफें सुनी थी। अब्बा के 40वें के बाद मैंने उनके घर जाने का फैसला किया। लड़की वाकई बहुत खूबसूरत और सुघड़ थी, लेकिन एक मसला था, मेरा बेटा आला तालीम याफ्ता था और वो लड़की बस वाजबी सी तालीम रखती थी और गांव की लड़कियों की तरह ही सादी सी थी। मेरा बेटा पहले राजी नहीं था, लेकिन अब्बा की ख्वाहिश जब उसे पता चली तो उसने कुछ नहीं कहा और इस रिश्ते के लिए मान गया था। मैं इसे बहू बनाकर घर ले आई थी। मेरा बेटा गुस्से से जब्त किए सामने बैठी अपनी पेंडू बीवी को देख रहा था, जो सुर्ख कपड़ों में सादी सी चप्पल, हाथों में भर भर चूड़ियां, नाक में नथ पहने मुकम्मल पेंडू माहौल की पंजाबन लग रही थी। उसने तासुब से मुझे देखा। मैंने नजरें झुका ली। कुछ देर बाद उसे कहा कि बेटा जैसा चाहोगे वैसा ही खुद को बना लेगी, फिक्र नहीं करो, हमारे साथ रहेगी तो हमारे माहौल में रच बस जाएगी। हमारे घरों की औरतें घर में ही सर पर दुपट्टा लेने की आदी थी, बाहर चादर लेकर निकलती थी, लेकिन पहनने ओढ़ने का ढंग था, पैसा था, लेकिन बहुत ज्यादा मॉडर्न तो हम लोग भी नहीं थे। लेकिन इस लड़की को तो ये भी नहीं पता था। सख्त जून में सुर्ख रंग पहने, मेकअप किए वो अजीब लग रही थी। एक वो बोलती बहुत थी और इस तरह ऊंची आवाज में बात करती लड़कियों से मुझे नफरत थी, लेकिन मैं मजबूर थी। अब्बा की ख्वाहिश को बहू तो बना लिया था, अब दुआ थी कि रिश्ता निभा सकें। वो यहाँ आके अजीब सी हरकतें करने लगी थी, कभी कुछ तोड़ देती, कभी कुछ गिरा देती। उसे चाय तक बनानी नहीं आती थी। उसे पता नहीं था कि सास से या शौहर से बात कैसे करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब्बा को इस लड़की में ऐसा क्या नजर आया जो उसे मेरे सुलझे बेटे के लिए पसंद कर गए थे। एक दिन उसने ज़की के कपड़े पहन लिए। जब मैंने उससे कहा कि ये उसका जॉगिंग ड्रेस है, इसे उतार दो, तो वो मुझसे बदजुबानी करने लगी। उसे इस हुलिये में देखकर और मुझसे यूं बदजुबानी करते देखकर अब ज़की की बर्दाश्त जवाब देने लगी थी, मगर वो बेबस था। उस वक्त उसे मैंने समझाया कि बच्ची है, समझ जाएगी। वो मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता था सवाए उसे घूरने के, जिससे सामने बैठी पेंडू लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सबको मुकम्मल नजरअंदाज किए अपने कमरे की तरफ निकल गई। मैंने ज़की से कहा कि इसे प्यार से समझाओ। मैं इसे ज्यादा कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि अपने बेटे की बहुत बड़ी कमी को जानती थी। यही बात थी, इसकी शादी हो गई थी। मैं डरती थी कि मेरी बहू को पता न चल जाए, इसलिए मैं भी ज़की को गुस्से में रहने के मौके देती कि बहू उससे डरी रहे और मेरे साथ साथ रहे। अगर वो ज़की के करीब होने लगती तो उससे अपने शौहर की कमी का पता चल जाता। मैं इसलिए उसे अपने साथ रखती और जानबूझकर सब करने देती कि ज़की भी उससे दूर रहे। ज़की का गुस्सा सारे घर में मशहूर था, जिसको आज तक किसी ने जवाब देने की जुर्रत न की थी। वो एक लड़की के सामने चुप खड़ा उसको अपने नाना की वजह से बर्दाश्त करने पर मजबूर था। उसे माँ से बदतमीजी से बात करते जाते देख रहा था, मगर अब इस लड़की की बदजुबानी देखते हुए मुझे भी सबका कसूरवार समझने लगा था। उसने कहा कि वो खुद अब अपनी बीवी को डील करेगा,
खुद उसे समझाएगा। इस तरह तो उसकी जिंदगी भी उसकी जाहिल बीवी की वजह से बर्बाद हो जाएगी। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं कोई प्लान सोच रही थी जिस पर अब अमल करना जरूरी हो गया था ताकि दोनों दूर रहें। मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा इस राज से वाकिफ हो जाए जो उससे और सबसे छुपाया था मैंने। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा प्लान से ज्यादा किसी और का दिमाग चल रहा था। मेरी बहू कई रोज से कह रही थी उसे गांव जाना है अपने वालिदैन से मिलने। जब मैंने प्यार से समझाया और कहा कि कुछ दिन में मैं खुद उसे साथ ले जाऊंगी तो मना करती। अपनी बात कहकर वो जैसे आई थी वैसे ही मुझको नजरअंदाज किए चली गई। मेरी आंखों में एक उम्मीद थी। उसे जाता हुआ देखकर मैं सोच चुकी थी कि वो ऐसे ही ज़की से करे। वो उसकी मोहब्बत ख्वाहिश को ठुकरा कर चली जाए ताकि उसे कुछ पता न चले। ज़की तो कितने दिनों से नाराज था, लड़ रहा था। उससे ये तो कितने ही दिनों से हो रहा था, लेकिन ये लड़की ढीठ थी, आगे से कुछ न कहती। मुझे बातें सुना जाती लेकिन ज़की से कुछ न कहती। वो मेरे कमरे में ही रहती थी। एक दिन ज़की ने कहा कि उसकी बीवी को उसके कमरे में रहना चाहिए ताकि वो उसे समझा सके कि इंसानों की तरह कैसे रहते हैं। मैं किसी जाहिल के साथ नहीं रह सकता, ये मैं भी चाहती थी, लेकिन मैंने प्यार से बहू को अपने साथ लगाया और कहा कि ये मेरे पास रहेगी तो यकीनन मेरी मोहब्बत से इसकी सब बुरी आदतें दूर हो जाएंगी। मेरे बेटे ने कहा कि मैं भी यही सोचकर इसको भी यही कहा बार बार कि आपके साथ रहे, कुछ आपसे ही सीख ले। लेकिन मुझे इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। जैसी कल जाहिल थी वैसी आज है। मेरी बहू हैरानी से ज़की को देख रही थी और मेरे गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने चुप करवाया, उसे कहा कि अपने कमरे में जाना है तो चली जाओ, लेकिन वो मगर टस से मस ना हुई। एक ही रट थी कि नहीं जाना आपके सड़ियल बेटे के कमरे में। मुझे कभी कभी दोनों को देख के बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मैं माँ थी, मजबूर माँ, जिसको अपने बेटे की बढ़ती उम्र की वजह से ये फैसला करना पड़ा था। लोग बातें करते थे कि मैं उसकी कमाई खाती हूँ इसलिए उसकी शादी नहीं करती, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता था। और जब शादी हो गई थी तो मैं मजीद मुश्किल में फंस चुकी थी। एक दिन इमरजेंसी मुझे गांव जाना पड़ गया, लेकिन मैं बहू की टेंशन में 2 दिन में वापस आ गई। लेकिन जैसे ही वापस आई बहू ने खुशखबरी सुना दी कि वो हामला है। ये सुनते मेरे होश उड़ गए क्योंकि ये नामुमकिन था। मैं उसे अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनते कदमों तले से जमीन निकल गई कि बहू हामला नहीं थी बल्कि वो तो माँ नहीं बन सकती थी, इसके पेट में रसोली थी। और डॉक्टर ने कहा कि जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते कि इसके माँ बनने के चांसेस ही बहुत कम थे। मैं सर पकड़े रो रही थी, अपने बेटे की बीमारी से डरती रही और ये सब क्या हो गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब किसी का प्लान था। मेरी बहू का ऑपरेशन था। मेरा बेटा बहुत परेशान था, क्या सोचा था और क्या हो गया था। डॉक्टर ज्यादा पुरुम्मीद नहीं थे। हम सब दुआएं मांग रहे थे। अल्लाह ने हमारी सुन ली थी। मेरी बहू बच गई थी, ऑपरेशन कामयाब हो गया था, लेकिन उसने ठीक होते ही वो किया जो हम में से किसी ने सोचा नहीं था। वह अस्पताल से ही गायब हो गई। एक नर्स ने बताया कि उसने खुद उसे किसी लड़की के साथ एक गाड़ी में यहाँ से बाहर जाते देखा, इसलिए किसी को भी ये शक नहीं था कि उसे किसी ने अगवा कर लिया था। मैं बाहर निकली तो मेरा बेटा किसी से बात कर रहा था, बहुत परेशान था और कहीं निकलने लगा था। मैंने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। उसने गाड़ी निकाली, मैं भी दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ गई। वो मना कर रहा था लेकिन मैं बाजिद थी। हमें घर में दाखिल हुए। वहाँ शानदार से ड्राइंग रूम में सोफे पर टांग रखे बैठे शख्स ने कान से लगे मोबाइल से नजर हटाई और हमें देखते हुए कहा कि आ तो गए हो, लेकिन अगर किसी किस्म की कोई भी गलती हुई तो ऐसी सजा मिलेगी कि याद रखोगे। मेरे बेटे ने कहा कि कौन गलती करेगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तुमने कहा तो मैं आ गया। अब बताओ क्या दुश्मनी है मुझसे और ये सब क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि तलाक के कागजात में साइन करो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने हैरानी से उस शख्स को देखा जो अजीब नजरों से मेरे बेटे को देख रहा था। मेरे देखते ही देखते वो शख्स उठा और उसने मेरे बेटे का गिरेबान पकड़ लिया। मैंने अपने बेटे से कहा कि जैसा कहता है वैसा कर दो, हमें भी इस धोखेबाज लड़की की कोई ज़रूरत नहीं, तुम दफा करो, कर दो साइन। तो वो शख्स कहने लगा, ज़की तुम तो पागल हो, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी माँ समझदार है,
इस लड़के की वजह से क्या क्या हो रहा था, लेकिन ज़की अपनी बात पर अड़ गया कि पहले मेरी बीवी को बुलाओ, मुझे सामने आकर कहे कि उसे मेरे साथ नहीं रहना तो मैं उसे अभी तलाक दे दूंगा। इस शख्स ने मेरे बेटे को गिरेबान से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मैं चीख रही थी और मिन्नतें कर रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो। पता नहीं ये शख्स कौन था और क्या चाहता था, उसका मेरी बहू से क्या ताल्लुक था। कुछ देर में मेरी बहू बहुत ही मॉडर्न कपड़ों में सीढ़ियों से उतरी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरा बेटा भी उसे आता देख रहा था। उसने कहा कि वो हफ्सा खालिद है, खालिद हुसैन की बेटी, जिसने तुम्हें अपनी तेज रफ्तारी से टक्कर मार के सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे वालिद तुम्हारी खुदगर्जी की वजह से हमेशा के लिए अपनी टांगों से महरूम हो गए, इसीलिए मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुमसे शादी की। इन्हीं दिनों मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी शादी एक गरीब घराने की लड़की से तय है। मैंने उन लोगों को पैसे देकर मंजर से गायब करवा दिया और इस लड़की के बाप से कहा कि वो तुम लोगों से यही कहे कि मैं उसकी बेटी हूँ। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ मेरे वालिद की खुशी है। मुझे अपने बाप से ज्यादा कोई अजीज नहीं। मेरे वालिद एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए। उस दिन अगर तुम कुछ देर रुककर उन्हें अस्पताल पहुंचा देते तो शायद वो ठीक हो जाते। मुझे सिर्फ तुमसे बदला लेना था। मैं सब कुछ हैरानी से सुन रही थी। सब कुछ क्या था? मेरा बेटा किस मुश्किल में फंस गया था। मेरे बेटे ने तलाकनामे पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन इस लड़की का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने अपने उस गुंडे भाई से कहकर मेरे बेटे को बहुत पिटवाया। मैं कहती रही तुम ठीक नहीं कर रही, वो एक हादसा था, लेकिन इस लड़की ने हमारी एक न सुनी और मेरे बेटे की कार भी बाहर से चोरी करवा दी। जब हम लोग बाहर निकले तो मेरे बेटे का बुरा हाल था, लेकिन वहाँ अपनी फेवरेट स्पोर्ट कार जो उसने बहुत शौक से ली थी वो भी मौजूद न पाकर उसकी हालत मजीद खराब हो गई थी। बहुत दिनों तक मेरा बेटा बीमार रहा। इसका इलाज जारी था। एक दिन मैंने गांव अपने रिश्तेदारों से राब्ता किया। मेरी एक कज़न अपने बेटे के साथ हमारे पास आ गई और मेरा बहुत साथ दिया। इसके लड़के ने मेरे बेटे के कारोबार को भी संभाला और हर वक्त मेरे बेटे के साथ रहता। एक दिन मैं गांव पहुंच गई और अब्बा के इस दोस्त का पता किया जिसकी बेईमानी और लालच की वजह से हम इस मुसीबत में फंस चुके थे। उसने कहा कि वो मजबूर था। इस लड़की का ताल्लुक बहुत बड़े गैंग से था। उसने मेरी बेटी को अगवा करवाने की धमकी दी थी। मैं क्या करता, मजबूर था। मैंने डरते हुए सब कुछ तुम लोगों से छुपा लिया। गरीब आदमी के पास तो इज्जत ही होती है। अगर वो मेरी बेटी को अगवा करवा देते तो मैं क्या करता। मैं वापस आ गई और ज़की से बात की कि वो लोग मजबूर थे, तो उसने कहा कि कोई मजबूरी किसी आदमी की जिंदगी से ज्यादा नहीं होती। हमें अब इन लोगों से कोई राब्ता नहीं रखना और माँ आप भी अब इनके घर नहीं जाओगे। नाना फोत हो गए, उनके साथ ही हर रिश्ता भी इन लोगों से ख़त्म करें। मेरी कज़न 1 महीने हमारे साथ रही। उसने मेरा बहुत साथ दिया। एक दिन आखिर उसे वापस जाना था। मैं खुद को फिर से अकेला महसूस कर रही थी। ज़की पहले से बेहतर था, लेकिन सब कुछ होने के बाद ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था। हम माँ बेटा फिर से अकेले हो गए थे। इस वाक़े के बाद हमें ऐसा लगता था कि हम लोग बहुत तन्हा हैं। हमने पाकिस्तान आने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने अपने बेटे से कहा कि वो अगर चाहे तो हम अमेरिका वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान आके हमें कुछ हासिल नहीं हुआ था सवाए परेशानी और धोखे के, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि वो यहीं रहेगा। वापसी हल नहीं, फरार है हालात से, और वो फरार नहीं हो सकता। एक दिन मेरी कज़न का फ़ोन आया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने अपने बेटे से कहा कि इसका हाल पूछने जाना चाहिए। इसने हमारे बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया था। मैं और मेरा बेटा उससे मिलने गए। ये खूबसूरत गांव था। रास्ता काफ़ी लंबा था। हम रात गए पहुँचे। सब लोग सो रहे थे। उस दिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। सब लोग बहुत खुश इखलाकी से मिले। मुझे उन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। अगली सुबह जब आंख खुली तो एक लड़की नाश्ता ले आई। मुझे इस लड़की को देख के ऐसे लगा काश ये लड़की मेरे ज़की की बीवी होती, लेकिन अपने बेटे की वही महरूमी, इसकी वजह से मैं अब किसी मासूम की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकती थी। मेरा दिल उदास हो गया था। मैंने नाश्ते से मना कर दिया और अपनी कज़न के साथ बातों बातों में वक्त का पता नहीं चला। उसने जिक्र छेड़ा कि उसकी बेटी पहले शादीशुदा थी, लेकिन औलाद न होने की वजह से इसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। मुझे लगा कि अगर मैं उसे रिश्ते का कहूँ तो वो ज़की के लिए मान जाएगी, लेकिन उससे पहले ज़की से बात करना ज़रूरी थी।
ज़की से मैंने जब इस लड़की की बात की तो उसने कहा कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी में कोई तमाशा नहीं चाहता, बेहतर है इस बार सोच समझ लें। वैसे भी मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं। मैंने दुख से अपने इकलौते बेटे को देखा। सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हम लोग कोई भी बात के बगैर ही लौट आए, लेकिन अक्सर जब कुछ होना हो तो कुदरत रास्ता बना ही देती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब इस लड़की से जुड़ चुके हैं। कुछ दिनों बाद मेरी कज़न ने खुद ही मुझसे कहा कि वो चाहती है कि हम अपने रिश्ते को मजबूत बना लें। मैं समझ गई थी और अगले ही दिन मिठाई के साथ उनके घर पहुंच गई और फायजा को अपनी बहू बना लिया। हम लोगों ने मंगनी कर दी थी और कुछ दिन बाद एक सादा सी तकरीब में दोनों का निकाह कर दिया। फायजा बहू बनकर मेरे घर आ गई और कुछ लोग होते ही बाबरकत हैं। वो आई और साथ बहुत सारी खुशियाँ मेरे बेटे की जिंदगी में शामिल हो गईं। ज़की बहुत खुश रहने लगा। फायजा उसका बहुत ख्याल रखती, उसका इंतजार करती, चाहे आधी रात को आता, खाना उसके साथ ही खाती। मैं बहुत खुश थी कि मेरा बेटा खुश था। मेरे बेटे को इस प्यारी सी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। घर में आते ही पहली आवाज़ फायजा के नाम की होती थी और वो ऐसी पगली थी कि नंगे पांव दौड़ती। एक आवाज़ पर मेरा बेटा जीना सीख गया था। उसे मोहब्बत के मायने समझ आ गए थे। उसे पता चल गया था खुद से जुड़े रिश्ते कितने मोतबर होते हैं, उनकी खातिर जीना पड़ता है। एक दिन मैंने एक फैसला किया और अपने बेटे का पासपोर्ट और बहू के कागजात बनवाए और दोनों को इलाज के लिए बाहर भेज दिया। मेरा एक ही बेटा था और मैं चाहती थी कि उसकी नस्ल आगे बढ़े। वो जाना नहीं चाहता था। कहने लगा कि आप साथ चलें, अकेली हैं यहाँ। मैंने कहा मैं वो सारे दिन जो तुम्हारे बगैर गुजारने हैं गांव अपनी समदन के साथ गुजारूंगी। इन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ के मैं गांव आ गई थी। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद एहसास हुआ कि यहाँ भी जाए मिट्टी से मोहब्बत आपको खींचती है। मैंने मुस्तकिल यहाँ रहने का फैसला कर लिया। ज़की से फ़ोन पर बात की। गांव में मुनासिब कीमत पर एक घर मिल रहा था, खरीदा और यहाँ शिफ्ट हो गई। मेरे बहू और बेटे का इलाज चल रहा था। अगले माह वापस आ जाएंगे। डॉक्टर पुर उम्मीद हैं कि चांसेस हैं कि इनके यहाँ औलाद हो जाएगी। मेरी दुआएं तो हैं ही उनके साथ। एक दिन खबरों से पता चला कि एक गैंग की एक लड़की पुलिस मुकाबले में मारी गई। मैं तस्वीर से पहचान चुकी थी। वो वही मेरे बेटे की पहली बीवी थी जो अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी।